सोचो कितने ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जो सपने देखते हैं, बड़ा सपना, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी सोच को इम्पॉसिबल कहकर छोड़ देते हैं। रोज मिलती ठोकर, हर पल मिलती उदासी। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो दुनिया की आवाज से नहीं, अपने दिल की आवाज से जीते हैं। अगर तुम उनमें से हो तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, अफ्रीका का एक छोटा सा कोना, जहां अकाल है, भूख है, ना पानी, ना फसल, ना उम्मीद। और वहां एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना रिसोर्सेस था, तो सिर्फ एक जज्बा, साइंस की एक किताब, कुछ कबाड़ का सामान, और उसी से उसने बना दिया एक विंडमिल, एक ऐसी मशीन जो सूखे जमीन को जीने का पानी दे गई। ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है उन सपनों की जो आंधियों से नहीं डरते, जो कहते हैं मैं कर सकता हूं और करके दिखाते हैं। ये कहानी है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। अगर कभी लगा हो कि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो ये कहानी तुम्हें याद दिलाएगी कि इरादे अगर सच्चे हों तो हवाएं भी तुम्हारा साथ देने लगती हैं। सो वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक गांव की सूखी जमीन को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मकई की फसल उगाई जाती है और फिलहाल वो फसल काट रहे हैं। सब खेत में कड़ी धूप में काम कर रहे होते हैं। अचानक होता यह है कि एक आदमी गिर जाता है और कमजोरी की वजह से बेचारा कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस वजह से सभी बड़े दुखी भी होते हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उस दौरान हमको ट्राइबल नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि मरे हुए आदमी का कजन है। उसके पास एक छोटा लड़का बैठा है जो कि ट्राइबल का बेटा है और उसका नाम है विलियम। ये गांव वाले नहीं जानते कि विलियम ही एक दिन इस गांव की किस्मत की काया पलट के रख देगा। उनका पादरी कहता है ये धरती तुम्हारी है और इस धरती को बचाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। इसे फिर से खुशहाल बनाना तुम्हारे हाथ में है, हिम्मत ना हारो। फिर वे अपने पारंपरिक तरीके से फ्यूनरल करते हैं, जिसमें मौत को खुशी से स्वीकारने के लिए डांस वगैरह भी होता है। अगली सुबह जब दूसरे लोग जागे भी नहीं होते हैं तो विलियम जाग जाता है और वो कुछ काम कर रहा होता है। विलियम के बारे में कहें तो वो हर चीज को सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चीजें कैसे काम करती हैं, उनके बारे में सीखना, उन्हें ठीक करना, ये सब उसे बहुत ज्यादा पसंद है। गांव वाले भी अपने रेडियोस और दूसरी चीजें उसे रिपेयर करने के लिए देते हैं। फिलहाल तो वो अपने पापा का रेडियो ठीक कर रहा है और जब वो उसको ठीक कर देता है ना, तो रेडियो की आवाज को सुनकर ट्राइबल जाग जाता है। ट्राइबल के पास एक प्यारी सी बेबी है जो अपनी किसी अलग ही भाषा में तुतला रही होती है। ये ट्राइबल की छोटी बेटी है वैसे, और बच्ची के पास लेटी है उसकी माँ यानी ट्राइबल की वाइफ। विलियम की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है एनी। यही है दोस्तों विलियम का सुखी परिवार जो कि खेती बाड़ी करता है। ट्राइबल बड़ा खुश होता है कि उसके बेटे ने रेडियो ठीक कर दिया। वो कहता है कि बेटा छत को भी थोड़ा ठीक कर दो ना। हाँ पापा कहकर विलियम तुरंत छत को ठीक करने जाता है। बहुत ही अच्छा और जिम्मेदार बच्चा मालूम होता है दोस्तों विलियम। तब ट्राइबल रेडियो न्यूज में सुनता है कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। हर जगह लोगों को अलर्ट किया जाता है। न्यूज सुनने के बाद ट्राइबल सीधे खलियान में जाता है और अब तक जो फसल की कटाई हुई थी उसको देखता है, जो कि काफी कम है। बाद में उसकी वाइफ उसे कुछ देती है और कहती है विलियम के कमरे में रख दो, उसे सरप्राइज देंगे। इसी बीच विलियम ऊपर छत को ठीक कर रहा होता है। अचानक एक आदमी को देखकर वो छुप जाता है। असल में उस आदमी ने अपना रेडियो ठीक करने के लिए विलियम को दिया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी विलियम ने उसका रेडियो नहीं लौटाया था, तो वो खुद ही पहुंच गया। विलियम की माँ जिसका नाम एडिथ है, वो कहती है बेटा अगर ठीक नहीं हो सकता तो लौटा दो ना। विलियम कहता है कि माँ उसमें एक पार्ट डैमेज हो गया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ठीक कर दूंगा मैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। फिर एडिथ कहती है कि बेटा जल्दी से नहा लो, स्कूल भी तो जाना है। विलियम भी नहाने जाता है और तब हमको एक छोटा सा कुआं दिखाया जाता है। इस कुएं से ही दोस्तों पूरे गाँव को पानी मिलता है। देखिए कितनी गहराई पर पानी है। विलियम उसमें से पानी निकाल कर नहा धो लेता है और अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसके बेड पर होता है एक नया यूनिफॉर्म। देखकर विलियम बड़ा खुश होता है क्योंकि आज वो हाई स्कूल में जा रहा है। वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर खुशी से ट्राइबल से लिपट जाता है, यानी अपने पापा से। एक साधारण से यूनिफॉर्म के लिए पूरा परिवार इतना खिलखिला उठता है, बताओ। विलियम की खुशी देखकर बाकी लोग तो खुश होते ही हैं। फिर सब बैठकर खाते हैं, लेकिन खाने से पहले एक बढ़िया प्रार्थना करते हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हमें कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब हुआ है, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ट्राइबल के पास धन दौलत नहीं है, उसकी इकलौती प्रॉपर्टी है उसकी ये साइकिल। वो विलियम से कहता है कि देखो बेटा, हमें तो पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना नसीब हुआ है। उसके बल पर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना, ऊपर उठना, अपनी धरती, अपने लोगों के लिए काम करना। इस तरह मोटिवेट करके वो विलियम को स्कूल भेजता है। विलियम भी स्कूल आ जाता है। उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है गिलबर्ट। विलियम का वैसे एक डॉग भी है। दूसरी ओर ट्राइबल का परिवार जो फसल उगाता है ना, उसे मार्केट में बेचने के लिए वो किसी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि ट्राइबल अपनी साइकिल पर ही 2-3 चक्कर मारता है और तब जाकर पूरी फसल को
खलियान से मार्केट में लेकर बेच पाता है। एडिथ भी घर और खेत में काम करती है, बहुत ही मेहनती औरत है ये। इस परिवार की बड़ी बेटी यानी विलियम की दीदी एनी, वो भी हर काम में माँ बाप का हाथ बटाती है। असल में एनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला था, लेकिन फीस के पैसे न होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाई। ट्राइबल अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि यार मैंने न्यूज में सुना है कि पास के गाँव में बाढ़ आ गई है, तूफान की वजह से शायद इस साल हमारे गाँव में भी काफी नुकसान होगा। तब वहाँ पर एक राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहा होता है और उन लोगों को देखकर ट्राइबल का बड़ा खून खौलने लगता है और कहता है कि जब इलेक्शन होता है तभी इन लोगों को हमारी याद आ जाती है, बाकी टाइम पे शायद ये सोए रहते हैं। हम जी रहे हैं मर रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नाम का ही लोकतंत्र अपने देश में। दूसरी ओर दोस्तों एडिथ और एनी कुछ चीजें खरीद कर आ रही होती हैं और तब एक आदमी साइकिल पर जा रहा होता है। जाते जाते वो एनी को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। यहाँ से सीधे विलियम के स्कूल को दिखाते हैं, जहाँ उनके प्रिंसिपल बच्चों से कह रहे होते हैं कि देखो बच्चों, इस स्कूल में सुविधाएं भले ही तुम्हें उतनी ना हो, लेकिन आज तक टीचिंग में कोई कमी नहीं रही, इसलिए तुम सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है और जिंदगी में ऊपर उठना है। हम कई मुश्किलों के बीच इस स्कूल को चला रहे हैं, इसलिए विनती करता हूँ जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है जल्द से जल्द भर दे, वरना हमें मजबूरन उन बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ जाएगा। सबसे पहले तो जिन लोगों ने फीस नहीं भरी है उनको लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं होगा, कहकर प्रिंसिपल चले जाते हैं। और तब वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तो विलियम की क्लास में एक टीचर आता है और एक कोई और नहीं दोस्तों, वही आदमी है जो कुछ देर पहले साइकिल में जाते हुए एनी को देख रहा था। वो बच्चों को अपना नाम माइक बताता है और कहता है कि आज से मैं ही तुम्हें साइंस और मैथ सिखाऊंगा। तब विलियम देखता है कि सुबह एनी ने उसको एक कवर दिया था जिस पर माइक का नाम लिखा होता है। स्कूल के बाद वो माइक को एनी का दिया हुआ वो कवर देकर कहता है, मेरी दीदी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ये लेटर मैं आपको दे दूं, इसलिए मैं लेकर आ गया आपके पास। माइक कहता है, अच्छा तो तुम एनी के भाई हो, खैर तुम सबसे पहले अपने पापा से कहकर स्कूल की फीस भरवाओ, कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर एनी को दिखाते हैं जो एक दुकान में जाकर काम मांगती है और कहती है मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। पर दुकानदार कहता है कि देखो तुम गाँव की हालात तो जानती हो, धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, ऐसे में पढ़ी लिखी लड़की के लायक मेरे पास कोई काम नहीं है मेरी दुकान में और न ही मैं पगार दे पाऊंगा। दोस्तों उस रात बाद में बहुत तेज बारिश होती है, ऊपर से इस गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर भी विलियम पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि कल उसका स्कूल टेस्ट है। तब एडिथ कहती है कि बेटा घर में जो केरोसिन पड़ा हुआ है वो अगले 2 हफ्ते तक चल जाएगा, लेकिन अगर रात को ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा और खरीदने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। विलियम उदास हो जाता है, लेकिन घर के हालात उससे छुपे नहीं है तो वो मान जाता है। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन स्कूल में टेस्ट होता है जिसमें उसको मिलते हैं 62%, लेकिन उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से वो बहुत ही कम है। उसे लगता है कि रात को अगर थोड़ी देर बस और पढ़ पाता तो ज्यादा मार्क्स आ जाते, पर इसके लिए वो अपनी माँ या अपने परिवार को दोष नहीं देता। वो सीधे गांव के बाहर एक कबाड़ के ढेर पर जाता है जहाँ उसे अक्सर कोई न कोई यूजफुल चीज मिल जाती है। आज भी वो ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा होता है और आखिर में उसको एक बैटरी मिलती है। फिर विलियम और गिलबर्ट गाँव की एक मीटिंग में जाते हैं जिसे बुलाया होता है गिलबर्ट के पिता ने, जो कि इस गांव के सरपंच भी हैं। अब मीटिंग में इस बात पे चर्चा होती है कि एक टी कंपनी गांव के पास अपनी फैक्ट्री लगाने वाली है। गांव के इलाके में एक जंगल है जहां पर कई पेड़ भी हैं, पर वो लोग टी फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ों को काटना चाहते हैं और उन्होंने गांव वालों को उस काम के लिए बहुत पैसे देने का वादा भी किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गाँव वाले ये चाहते हैं कि कंपनी पेड़ काट ले और हमें थोड़े पैसे दे दे, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई है, तो इस तरह कम से कम थोड़ी आमदनी हो जाएगी। लेकिन सरपंच कहते हैं कि देखो इस साल हमारे गांव में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन उन पेड़ों के रहते हमारा गांव बाढ़ से बच पाएगा। अगर उन्हें काट डाला तो दूसरे गांव की तरह यहाँ पर बाढ़ आने में देरी नहीं लगेगी, इसलिए हमें टी कंपनी वालों का प्रस्ताव मानना ही नहीं चाहिए। यहाँ दोस्तों ट्राइबल भी सरपंच को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि वो पेड़ों की अहमियत को जानता है और नहीं चाहता कि बाढ़ आने से उसके गाँव का नुकसान हो। लेकिन एक आदमी बहस करने लग जाता है कि किसी के घर में खाने को दाना नहीं है, ऐसे में 2 पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है। तभी मौका पाकर उस टी फैक्ट्री का आदमी कहता है, इतने पेड़ों के हम इतने पैसे देंगे, और रकम को सुनकर ज्यादातर लोग उसकी बात मान जाते हैं। तो ट्राइबल अपने कजन से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, जिसकी वजह से पूरे गांव का नुकसान होगा। पर वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम यूं ही सबको डरा रहे हो बस। दूसरी ओर विलियम शिकार करने जाता है और एक बढ़िया मैकेनिकल ट्रैप भी डिजाइन करके एक जानवर का शिकार करता है। तब अचानक ढेरों पक्षियां किसी दिशा में उड़ने लगती हैं। वो देखता है कि गांव की सीमा पर जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। वो परेशान हो जाता है कि यार अगर पापा की बात सच निकली और इन पेड़ों के ना रहने से बाढ़ आ गई तो गांव का क्या होगा। फिर वो उस गांव के यूथ क्लब में जाता है, मतलब आसपास के गांव के यंग लड़के मिलकर गांव के लिए कई सारी चीजें करते हैं। इनकी एक फुटबॉल टीम भी है। सभी मिलकर किसी इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच की कमेंट्री रेडियो पर सुन रहे होते हैं। विलियम वैसे उनमें से सबसे छोटा है तो वो उसको अंदर अलाउ नहीं करते, इसीलिए वो किसी जानवर का शिकार करके घूस के तौर पर उन्हें देता है और वो उसे अपने ग्रुप में ले लेता है। और मैच के बाद ही उनका रेडियो खराब हो जाता है। सभी टेंशन में होते हैं कि ये क्या हो गया। तब विलियम जल्दी से अपने घर भागता है और तब अपने पापा के रेडियो से और उसके पास रिपेयर करने के लिए जो रेडियो आया था उनसे सारी बैटरीज निकाल कर बाहर आता है। तो वहाँ उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं
विलियम कहता है कि पापा प्लीज मेरी स्कूल की फीस का कोई इंतजाम कीजिए, रोज मुझे बाहर खड़ा होना पड़ता है। पर ट्रैवल करे तो करे क्या करे। वो कहता है कि बेटा अगर मैं कहीं से भी इंतजाम कर पाता तो कब का कर चुका होता। अब विलियम फीस वाली बात पर जोर नहीं देता और चुपचाप बैटरीज को लेकर यूथ क्लब में आ जाता है। वहाँ वो सारी बैटरीज को एक के पीछे एक करके टेप लगा देता है। फिर वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे काम करेगा। कहता है कि ये रेडियो बहुत बैटरी पावर खींचता है, उसमें जो बैटरीज पहले से हैं उसमें थोड़ा पावर जरूर बचा होगा, लेकिन वो पावर रेडियो चलाने के लिए काफी नहीं है। बैटरी चाहे कितना ही ड्राई हो जाए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी लिक्विड जरूर होगा। अगर इस तरह से हम बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दें तो इस रेडियो को चलाने लायक एनर्जी मिलती है और अब ये रेडियो पूरा दिन चलेगा। कहते कहते वो रेडियो ऑन करता है और फुटबॉल कमेंट्री सुनाई पड़ती है। उसकी टेक्निकल नॉलेज देखकर सारे बड़े लड़के विलियम को सर पे उठा लेते हैं कि गुरु तुझे हमने अंदर अलाउ नहीं किया, उसके लिए माफ कर दे यार। फिर तेज बारिश होने लग जाती है। विलियम और गिलबर्ट बारिश से बचकर एक जगह पर खड़े होते हैं। तब वो एनी और माइक को साथ में देख लेते हैं। लगता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन विलियम और गिलबर्ट फिर उस कबाड़ के ढेर पर कोई यूजफुल चीजें ढूंढने जाते हैं। विलियम को वहाँ पर एक बल्ब मिलता है, लेकिन उसे ऑन करने के लिए बैटरी भी तो चाहिए। इस बीच गिलबर्ट एक रॉड दिखाकर कहता है कि यार इससे ना तो उस साइंस टीचर की साइकिल तोड़ दे, उसकी इतनी हिम्मत की तुम्हारी दीदी के साथ चक्कर चला रहा है बताओ। कहकर वो विलियम को लेकर जाता है और माइक की साइकिल को तोड़ने के लिए कह देता है, लेकिन विलियम को उसको तोड़ने का मन नहीं होता। वैसे विलियम जो भी टूटी हुई चीजों को ठीक करता है वो भला किसी की अच्छी खासी चीज को कैसे तोड़ सकता है। सिर्फ एक क्रिएटर ही जानता है कि किसी चीज को नष्ट कर देना बड़ा आसान है लेकिन बनाना बहुत ही मुश्किल। इसीलिए अब उस साइकिल को तोड़ने के बजाय उसे उस साइकिल के डायनेमो मैकेनिज्म में दिलचस्पी आ जाती है कि बिना किसी करंट सोर्स के ये बल्ब जलती कैसे है। दोस्तों अब अगर आप भी हमारी तरह उन लोगों में से हैं जो सोच में पड़े हुए हैं कि ये डायनेमो मैकेनिज्म किस चिड़िया का नाम है, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। डायनेमो एक छोटा सा पार्ट है जो साइकिल के हेडलाइट बल्ब को जलाने में काम करता है। उसका मैग्नेट जब रोटेट होते हुए टायर को टच करता है तो मैग्नेट रोटेट होने लग जाता है और डायनेमो के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को एक वायर के जरिए साइकिल के हेड तक पहुंचाया जाता है जिससे कि बल्ब जलती है। तो विलियम अब साइकिल का टायर घुमा घुमा कर उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करता है। उस रात विलियम के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि घर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, ऐसे में हम विलियम की फीस कैसे चुका पाएंगे। सुनकर विलियम बहुत दुखी होता है लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अगले दिन प्रिंसिपल उन बच्चों को बुलाते हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी होती है और साफ साफ कह देते हैं कल तक अगर फीस नहीं भरोगे तो प्लीज स्कूल मत आना। स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हो जाती है और जैसा ट्राइवल ने सोचा था उन पेड़ों के ना होने से लगातार बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है। जो बची कुची फसल खेत में थी वो भी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ये गांव डूब जाएगा। ये सोचकर ट्राइवल विलियम को लेकर एक फैक्ट्री में जाता है जहां ट्राइवल का बहुत ही अच्छा दोस्त एक बड़ी पोजीशन पर है। ट्राइवल को देखकर वो बड़ा खुश भी होता है। तो ट्राइवल उसको बताता है कि यार टी कंपनी वालों ने पेड़ कटवा दिए और अब गांव में बाढ़ आ चुकी है। तुम्हारी पहुंच तो काफी ऊपर तक है, कुछ भी करके उस टी कंपनी वालों से बात करो और उन्हें समझाओ कि बाकी पेड़ों को कम से कम छोड़ दो। पर दोस्त कहता है कि यार शायद तू इस तरह की डीलिंग में जो राजनीति है उसे समझ नहीं रहा। ऊपर से तुम्हारे गांव में एक साल बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ आती है तो अगले साल सूखा पड़ जाता है। ऐसे में खेती पर निर्भर रहना बेवकूफी है। तुम वो जमीन वगैरह बेच डालो और दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ, कोई अच्छा सा फैक्ट्री में काम पकड़ लो, उससे तुम्हारा गुजर बसर चल जाएगा। पर ट्राइवल तो अपनी जमीन को बचाने के लिए दोस्त से मदद मांगने आया था, पर दोस्त तो जमीन ही बेच देने को कह रहा है। उसकी बात ट्राइबल को जचती नहीं और वो लौट आता है। कई दिन बीत जाते हैं। अब बारिश का मौसम खत्म हो चुका है और फिर से हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। जला डालने वाली धूप में जमीन फटने लगती है। सबकी फसल फिर से बर्बाद। एक और सरपंच फिर मीटिंग बुलाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इससे पहले कि गांव में अकाल पड़े हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। दूसरी ओर एडिथ एनी से कहती है कि 20 साल पहले एक अकाल पड़ा था जिसमें कई लोग मर भी गए थे बेटा। लगता है वो बुरे दिन फिर से आने वाले हैं। पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या क्या लिखा हुआ है। बेचारे विलियम की पढ़ाई का क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ इतना कुछ चल रहा है लेकिन विलियम इन बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता, बल्कि हमेशा की तरह कबाड़ के ढेर पर कोई ना कोई नई चीज ढूंढ रहा होता है। बेचारा फिलहाल स्कूल तो नहीं जा पाता क्योंकि फीस नहीं भरी है, लेकिन उसकी फिक्र अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं है बल्कि इस गांव को लेकर है। गांव की समस्याओं को सुलझाने की कोई तरकीब ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है। तब उसे एक और बैटरी मिलती है और वो गिलबर्ट को एक्सप्लेन करता है कि इस बैटरी के कई सेल्स डेड हो गए हैं, लेकिन उनको निकालकर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करें तो इस डेड बैटरी में भी जान डाली जा सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ नहीं आता यार कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेकर आऊं। इस बारे में दोस्तों वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम थोड़ी बनेगा। उसे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे लाइब्रेरी में बुक्स रेफर करना होगा। वो सीधे स्कूल जाता है लेकिन मेन गेट से एंटर करने के बजाय पीछे के गेट से किसी तरह घुसकर अपनी क्लास में बैठ जाता है। क्लास खत्म भी होती है लेकिन अपना विलियम क्लास में ही खड़ा रहता है। माइक पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो विलियम कहता है कि सर मुझे बस ये जानना है कि आपकी साइकिल की लाइट कैसे जलती है। माइक कहता है कि अच्छा वो तो डायनेमो से जलती है। सर वो तो मैंने पता लगा लिया है, लेकिन डायनेमो कैसे चलता है? तो माइक कहता है कि उस डायनेमो के अंदर एक छोटा जादूगर बैठा होता है
जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाकर वायर्स के जरिए बल्ब तक पहुंचाता है। देखा दोस्तों, इस तरह वो विलियम को कोई परियों वाली कहानी सुनाकर उल्लू बनाने की कोशिश करता है। तो विलियम तो उसे गुस्से में घूरने लगता है। वो कहता है कि देख बेटा, मैं नहीं जानता कि डायनेमो कैसे काम करता है। मैंने पढ़ा है कि वो किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कुछ इसी तरह के फोर्स के बल पर चलता है। इससे आगे मत पूछना क्योंकि मैं नहीं जानता। वैसे तुम्हारे अंदर कई सवाल हैं, अगर तुम्हें उनके जवाब ढूंढने तो सीधे लाइब्रेरी जाओ और वहाँ डायनेमो के बारे में बुक्स होंगे, उन्हें पढ़कर जान लो। तो विलियम कहता है कि पर मुझे अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा सर, मैंने फीस नहीं भरी है। अब वो कहता है फीस नहीं भरी तो स्कूल के अंदर कैसे आ गए तुम? विलियम कहता है कि सर मुझे प्लीज लाइब्रेरी में जाना है। अरे तुमने तो फीस भरी नहीं है, कैसे जाओगे? सर देखो, आप बहुत सवाल कर रहे हैं और मैं एक रहस्य को रहस्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाइए। माइक कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन सा रहस्य? अच्छा कौन सा रहस्य? सर रोज रात को एक आदमी मेरी दीदी से चुपके से मिलने आता है गांव के अंदर, उसी रहस्य को मैंने छुपाने की कोशिश की है। और अब माइक की अकल ठिकाने आती है कि ये तो मेरी पोल खोल देगा। वो तुरंत ही विलियम को लाइब्रेरी में ले जाकर लाइब्रेरियन से झूठ कहता है कि प्रिंसिपल ने इसकी फी माफ कर दी है और इसे किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी यूज करने को कहा है। कहकर वो विलियम को लाइब्रेरी में छोड़कर चला जाता है। फिर विलियम लाइब्रेरियन से डायनेमो के बारे में बुक मांगता है तो उसे शक हो जाता है कि ये जिस क्लास में पढ़ता है उसके सिलेबस में डायनेमो के बारे में लेसन है ही नहीं। विलियम भी ये बात रियलाइज करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा सर। कहकर वो उस बारे में बुक से ढूंढता है और तब उसकी नजर पड़ती है यूजिंग एनर्जी नाम की एक बुक पर, जो कि विंड मिल के बारे में होता है। उसे देखते न जाने क्यों विलियम के दिमाग की बत्ती अचानक से जल उठती है और यहाँ कट करके एक इलेक्शन मीटिंग को दिखाते हैं जहाँ एक पॉलिटिशियन काफी दमदार और इमोशनल स्पीच दे रहा होता है। लेकिन लोग तो जानते हैं कि ये बस वोट की भीख मांगने आया हुआ है, जब वोट मिल जाएगा तो ये कोमा में चला जाएगा, उसके बाद ये इस गांव में कभी कदम नहीं रखेगा। इसलिए वो उसके भाषण को ऐसा एंटरटेनमेंट की तरह सुन रहे होते हैं। और जब इस तरह के इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो पार्टी वाले उस इलाके के किसी बड़े बुजुर्ग को बुलाकर जनता से बात करने को कहते हैं, क्योंकि लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा गाँव के सरपंच की बात मानेंगे। तो वो सरपंच को बुलाते हैं जो शुरू में ऐसी जनरल बातें करता है जैसे कि गाँव के हालात, आगे इस गाँव की तरक्की कैसे होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में वो असली मुद्दे पर पहुंच जाता है और साफ साफ कह देता है ये किसानों का गांव है और यहाँ हम उसी को वोट देंगे जो किसानों की समस्याओं को समझेगा और उनकी भलाई के लिए कुछ करेगा भी, वरना किसी ऐरे गहरे को हमसे वोट मांगने का हक भी नहीं है। इस पर गांव के लोग ताली बजाते हैं। तो पार्टी वाले गुस्से में सरपंच को धो डालते हैं। सरपंच को सच में बहुत चोटें आती है, वो मौत से लड़ रहा होता है। और तब ट्राइबल उनके बेटे यानी गिलबर्ट को हिम्मत देकर फिर विलियम के पास आता है। कहता है कि बेटा अब हमारा जीना ही मुश्किल हो गया, हम दोनों को मिलकर खेत में काम करना पड़ेगा वरना भूखे मारे जाएंगे, इसलिए पढ़ाई करने के सपने मत देखो और आ जाओ मेरे साथ काम करो। सुनकर दोस्तों जैसे एक सेकंड में विलियम के सपने टूट जाते हैं और वो बेबस होकर खेत में अपने पापा के साथ हाथ बटाता है। आखिर फसल काटने का भी वक्त आ जाता है, लेकिन कटाई के बाद जब वो उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं कि पिछले कई सालों में इतनी कम पैदावार कभी नहीं हुई थी। इसे बेचना तो दूर की बात है, क्योंकि इनके खुद के इस्तेमाल के लिए भी ये बहुत कम है। एक महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, साल भर हम क्या खाएंगे, यही सोचकर सब परेशान होते हैं। गरीबी इस हद तक बढ़ जाती है कि घर के ऊपर छत के तौर पर जो शीट लगाया था वो उसको निकाल देते हैं ताकि उसके वजन के हिसाब से उसे कहीं बेच दे। बदले में वो छत पर घास फूस लगाकर कवर कर देते हैं। शीट को बेचने मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर हलचल मची होती है, दंगे फसाद का माहौल होता है। असल में सरकार ने सूखे और अकाल से पीड़ित गाँव की मदद करने के बजाय उनका साथ ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हर चीज का दाम दोगुना तिगुना बढ़ चुका था। लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे थे और दुकानदार से लड़ने पे मजबूर हो गए थे। पर दुकानदार कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चीजें जिस दाम पे मिल रही है उसके हिसाब से ही तो मैं आगे बेचूंगा। और तब ट्राइबल देखता है कि विपक्ष दल के लोग गाड़ियों में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आसपास के गांव के इलाकों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बस दोस्तों ट्राइबल तुरंत ही उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है और अपने परिवार को बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते जाते कह देता है कि मेरे लौटने तक तुम लोग संभल कर रहना। दूसरी ओर विलियम अब हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता है। ये बात स्कूल मैनेजमेंट तो नहीं जानती, लेकिन लाइब्रेरियन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे पास जो बैटरीज हैं उनकी मदद से अगर मैं एक विंड मिल बना पाया तो उस मैकेनिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाऊंगा और उसके जरिए अपने घर के पास वाले छोटे से कुएं से पानी निकाल पाऊंगा। अगर बारिश ना भी हो तो भी कुएं में जो ग्राउंड वाटर है उसे खेती के लिए इस्तेमाल करके अपने गांव को बचा पाऊंगा। उसकी बातें लाइब्रेरियन की समझ में तो नहीं आती, लेकिन उसका जोश, उसकी रिसर्च, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने की उसकी चाह, लगातार कोशिश, ये सब उसको काफी इंप्रेस कर देते हैं और वो विलियम की बड़ी तारीफ भी करता है, उसे बहुत प्रोत्साहित करता है। विलियम भी बड़ा खुश होता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, लेकिन उसकी खुशी बुलबुले की तरह ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि विलियम बिना फीस भरे लाइब्रेरी में बुक्स रेफर कर रहा है। वो उसे काफी डांट कर घर भेज देते हैं कि आइंदा कभी स्कूल के पास नजर मत आना। दूसरी ओर माइक एनी से कहता है इस गांव में रहना अब नामुमकिन हो रहा है, तो मेरे साथ आ जाओ, कहीं और जाकर खुश रहेंगे, यहाँ रहोगी तो भूखी मर जाओगी। लेकिन तब एनी उसको एक मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और मैं खुद इस गांव में रहना नहीं चाहती।
लेकिन मैं कतई ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि मेरे परिवार को श्रम से झुकना पड़ जाए। इस तरह अपना फैसला बताकर वो चली जाती है। धीरे धीरे दोस्तों दिन बीतते हैं। गांव की धरती सूखेपन की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। विलियम उदास होकर अपने गांव की धरती को देख रहा होता है। अचानक लोग बर्तन बैग वगैरह लेकर कहीं भाग रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि कुछ दूर पर 2 लॉरीज में राशन का सामान ले जाया जा रहा है, इसीलिए लोग धक्का मुक्की करते हुए राशन लेने के लिए जा रहे होते हैं। एडिथ के घर में जो भी पैसे बचे थे उन्हें बटोर कर वो विलियम को देती है और कहती कि बेटा कैसे भी करके हमारे परिवार के हिस्से का राशन ले आओ, वरना भूखे मर जाएंगे। विलियम भी अपने पापा की साइकिल लेकर निकलता है। एक तरफ गरीबी और भूख का ऐसा नंगा नाच चल रहा होता है तो दूसरी ओर ट्राइबल को दिखाते हैं जो विपक्षी दल की गाड़ी में चढ़कर सरकार के खिलाफ लड़ने तो गया था, लेकिन एक गांव में वो ऐसा दृश्य देखता है ना कि उसका खून सूख जाता है। उस गांव में खाने को कुछ ना होने की वजह से लोग अपना आपा खोकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर उसे अपने परिवार की बहुत फिक्र होती है कि कहीं उसके गैर मौजूदगी में उसके गांव में भी ऐसा हालात ना हो जाए और उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वो तुरंत गाड़ी रुकवा कर उतर जाता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे अहम है। यहाँ ट्राइबल के घर में ट्राइबल की गैर मौजूदगी में विलियम राशन लेने के लिए बाहर गया होता है और तब एक अजनबी घर में घुस आता है और काफी कड़क आवाज में कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बस थोड़ा खाना दे दो, मैं चला जाऊंगा। एडिथ और एनी छोटी सी बच्ची को हाथ में लिए उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थोड़ा सा खाना उसको देकर दफा कर ही देती है। लेकिन फिर वो बाहर आकर देखती है कि खलियान में जहाँ उन्होंने अगले 40 दिन के लिए फसल बचा कर रखी थी उसे गांव के लोग चुरा कर भाग रहे हैं। ये दृश्य देखकर एडिथ फूट फूट कर रोने लग जाती है। दूसरी ओर विलियम जैसे तैसे राशन के गोडाउन पहुंच जाता है, लेकिन हर गांव से आए हुए हजारों लोगों ने उस जगह को घेर के रखा होता है क्योंकि हर गांव का वही हाल है जो विलियम के गांव का है। हम जब राशन की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ 10-20 लोग कतार में खड़े देखकर लौट आने का मन करता है हमारा। यही सोचते हैं ना कि इतनी देर खड़े रहने से तो अच्छा है कि बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों बाद में आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि राशन चाहिए ही चाहिए और वो भी अभी के अभी, वरना फिर कभी राशन नसीब नहीं होगा। और क्योंकि विलियम हर बात को जरा अलग ढंग से सोचता है तो वो उस जगह के चक्कर लगाने लगता है कि कहीं कोई और रास्ता मिल जाए। आखिर वो ऐसा रास्ता ढूंढकर अंदर भी घुस जाता है, लेकिन तब दूसरे लोग भी उसको देखकर उस रास्ते से अंदर आ जाते हैं और धक्का देकर विलियम को गिरा देते हैं बेचारे को। तब उस गोडाउन के सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा बंद कर देते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग गोडाउन में रह जाते हैं। विलियम अपने हिस्से के राशन को लेकर जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस राशन को वो सुरक्षित घर कैसे पहुंचाएगा। बाहर ले जाएगा तो वहाँ भीड़ उस पर झपट पड़ेगी क्योंकि सभी को राशन चाहिए किसी भी तरह। वो भी दोस्तों भूख ऐसी चीज है ना जो अच्छों को मार काटने पर मजबूर कर देती है। इसी के डर से विलियम और उसके जैसे कुछ और लोग अंदर ही डरे सहमे बैठे होते हैं। बाहर लोगों की ऐसी एड़ी चोटी की भीड़ होती है, लोग तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ गांव में एडिथ विलियम को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ गया, इतनी देर से आया क्यों नहीं। और तब ट्राइबल वहाँ पर पहुंच जाता है। वो ट्राइबल पर बरस पड़ती है कि अपनी बीवी बच्चों को अनाथ इस तरह छोड़कर कहाँ चले गए और विलियम भी न जाने कहाँ चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यहाँ विलियम दोस्तों अपना दिमाग चलाता है और एक ऐसा छोटा सा रास्ता ढूंढ निकालता है जहाँ पर लोग नहीं होते। जैसे तैसे वो राशन लेकर घर आ जाता है। उस रात वो अपने पास रखे राशन को और बचे कुछ पैसों को गिन रहे होते हैं। ट्राइबल कहता है अगर हमें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो हमें बस एक वक्त का खाना खाना होगा। सुनकर एनी एकदम ज्वालामुखी की तरह फट जाती है और अपने पिता पर चिल्लाती है कि कितने और दिन हम इस बंजर गांव में पड़े रहेंगे, मौत का इंतजार करेंगे। चलिए गांव छोड़कर चले जाते हैं, कहीं और जाकर रह लेंगे। तो एडिथ उसको खींचकर बाहर लेकर जाती है, उसके गाल पे कस के चाटा मार के कहती है अपने बाप को डांटने की हिम्मत आई तुम्हारी। अगर तुम्हें इतना डर है कि तुम भूखी मर जाओगे तो सुन लो, अगर ऐसी नौबत आ गई ना तो मैं अपना एक हाथ काट कर तुम्हें खाने को दे दूंगी, समझी। पर आइंदा अपने बाप से ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करना। इस तरह थोड़ा फैमिली ड्रामे के बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जाते हैं दोस्तों। तो एक दिन विलियम अपनी दीदी एनी से कहता है दीदी प्लीज किसी तरह मुझे साइंस टीचर की साइकिल का वो डायनेमो ला कर दे दो। वो चौंक कर पूछती है कि मैं कैसे ला सकती हूँ। विलियम कहता है कि दीदी टाइम बर्बाद मत करो, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। मुझे बस वो डायनेमो मिल जाए तो मैं अपने गांव के हालात सुधार सकता हूँ। प्लीज इस गांव की खातिर मुझे वो डायनेमो ला कर दे दो। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि एडिथ के हाथ में एक लेटर है और वो बहुत रो रही होती है। ओ नो यार, असल में एनी ने फैसला कर लिया था कि अगर वो इस परिवार को छोड़कर चली जाएगी तो इनके पास जो फसल है वो कुछ और दिन चल जाएगा। इसीलिए वो साइंस टीचर माइक के साथ गांव छोड़कर चली गई थी और इनके लिए लेटर छोड़ गई थी। दूसरी ओर विलियम भी ये सुनकर रो रहा होता है, लेकिन उसकी वजह कुछ और होती है क्योंकि डायनेमो पाने की उसकी आखिरी उम्मीद थी उसकी दीदी एनी, लेकिन अब वो भी चली गई। अब उसे डायनेमो कहाँ से मिलेगा। वो रोते रोते घर के अंदर आ जाता है तो वहाँ डायनेमो रखा होता है। शायद एनी ने माइक की साइकिल का डायनेमो निकालकर विलियम के लिए रख दिया था। अगले सीन में ट्राइबल और एडिथ स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी आपके स्कूल के टीचर के साथ भाग गई, आप भी उसका पता लगाइए। पर प्रिंसिपल भी कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और तो और हम ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास फीस के पैसे नहीं है तो हमें स्कूल नहीं चला पाएंगे। लेकिन विलियम पूछता है कि लाइब्रेरी तो होगी ना सर। इस पर प्रिंसिपल उसे घूरने लगता है तो एडिथ कहती है देखिए आप ऐसे क्या घूर रहे हैं, वो खाना या पैसे थोड़ी मांग रहा है जो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। बंद पड़ी हुई लाइब्रेरी को खोलने में आपका जाएगा ही क्या, खोल दीजिए ना लाइब्रेरी उसके लिए।
वो अपनी बेबसी में चिल्ला देती है प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल को बुरा लग जाता है और वो सोच लेता है कि इस बच्चे के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुरंत वो लाइब्रेरी खोल देता है। अब दोस्तों विलियम विंडमिल बनाने के लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर यूथ क्लब में जाता है। वो उन सबको विंडमिल और उसकी वर्किंग के बारे में समझाता है और असली विंडमिल बनाने से पहले वो सब मिलकर एक विंडमिल का प्रोटोटाइप बनाते हैं, क्योंकि अगर ये चल जाएगा तो फिर असली वाला भी काम कर जाएगा। विलियम उनको बताता है कि देखो, अमेरिका में विंडमिल के जरिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, तो मैं अपने गांव के लिए उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहता हूँ, जिससे कि गांव में पानी की अच्छी व्यवस्था हो और खेत कभी सूखे ना रहे, इस तरह कभी अकाल भी नहीं पड़ेगा। दिन रात की मेहनत के बाद वो प्रोटोटाइप बनाकर तैयार हो जाता है और विलियम उसको चलाता है। उससे जो पावर जनरेट होता है उससे वो रेडियो को चलाता है बिना बैटरी के, और ये देखकर फाइनली उनको खुशी मिलती है। सभी झूमने लग जाते हैं कि हमारी कोशिश सफल रही। अब वो सब विलियम को एक जीनियस से कम नहीं मानते। इसके बाद सब मिलकर उसी कबाड़ के ढेर पर जाकर बड़ा विंडमिल बनाने के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं। विलियम अपने पापा ट्राइबल को विंडमिल का प्रोटोटाइप दिखाने जाता है। उस समय ट्राइबल खेत में कुछ भी करके फसल उगाने की कोशिश में जुटा होता है। विलियम बहुत ही खुश होकर उसे विंडमिल दिखाता है और एक्सप्लेन भी करता है कि पापा, इसे विंडमिल कहते हैं और इसके मैकेनिज्म के जरिए मैं हमारे गांव के हर खेत के लिए पानी लेकर आ सकता हूँ। अगर हमने बड़ा विंडमिल बनाया तो हमारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल की नौबत नहीं आएगी, पर उसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत पड़ेगी। उसे डिसमेंटल करके ही मैं विंडमिल बना पाऊंगा। लेकिन उसकी कोई भी बात ट्राइबल के पल्ले पड़ती नहीं, जिस वजह से वो गुस्से में उसको पीटने लग जाता है कि हर तरफ लोग भूखे मर रहे हैं और तुम एक खिलौने को बनाने के लिए मेरी साइकिल तोड़वाना चाहते हो। चुपचाप जाकर खेत में काम करो और कुछ उगाओ, कहकर वो उसका प्रोटोटाइप तोड़ देता है। विलियम और उसके साथियों की इतने दिन की मेहनत से बना ये प्रोटोटाइप जब टूट जाता है ना, तो विलियम भी टूट जाता है। लेकिन विलियम मायूस होने वालों में नहीं होता। वो फिर से कोई जुगाड़ करने के इरादे से यूथ क्लब में जाता है, पर ज्यादातर लड़के वहां से जा चुके होते हैं, क्योंकि अब इस गांव में करने को कुछ था ही नहीं। जो लड़के बचे थे वो भी अपनी चीजें लेकर निकल रहे होते हैं। विलियम